हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? आपका भाई आपके लिए लेकर के आया है एक बेहतरीन सा सेशन। इस सेशन में हम लोग करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या हैं, दीप्त वस्तुएं क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, इन सब को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। तो प्रकाश क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती है। इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की क्या है बच्चों? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। अब आपके मन में विचार आया होगा, संवेदना क्या होती है? यह क्या उत्पन्न करता है? संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बच्चों? संवेदना। संवेदना क्या होता है? जब प्रकाश हमारी आंख के ऊपर पड़ता है तो हमारी आंखें झिलमिला जाती हैं। अचानक बंद करेंगे, खोलेंगे, फिर हमें दिखाई नहीं देगा। अचानक प्रकाश पड़ा गया तो इसे क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं बच्चों। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली है दीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? दीप्त वस्तुएं, जिसे कहते हैं लुमिनस बॉडीज। तो जानेंगे दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, मतलब इन्हें दिखाई देने के लिए किसी और दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है बच्चों? दीप्त वस्तुएं हैं। ये अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब आप कहेंगे चंद्रमा कैसे हैं? चंद्रमा अदीप्त में आएगा बच्चों। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तारे तो हो सकते हैं, इसमें जो तारे हैं ये दीप्त है, लेकिन चंद्रमा क्या होगा? अदीप्त में आएगा। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? नॉन लुमिनस बॉडीज। ये क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वह होती हैं बच्चों जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज। आप देखेंगे अगर अंधेरा है तो क्या कुर्सी आपको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? जब आप टॉर्च जलाएंगे या बल्ब जलाएंगे, बल्ब जाकर उस पर पड़ेगा, फिर वो टकरा के आपकी आंख पर आएगी उसकी रोशनी, तब हमें कुर्सी दिखाई देती है। तो ये सब क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं। एक बेहतरीन सी बात आती है, जुगनू कैसा है? आप लोग बरसात का मौसम चल रहा है, देखते होंगे जुगनू उड़ रहा होता है। तो जो ये जुगनू होता है, जुगनू, ये कैसा है बच्चों? ये दीप्त में आता है। पेपर में अगर कहीं पूछा जाए कि जो जुगनू है ये कैसी, किस प्रकार की वस्तु है या कैसा है, तो ये दीप्त में आएगा। ठीक। कह रहा है प्रकाश के गुण। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों। प्रकाश का पहला गुण क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में घूमते हुए चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा बच्चों? सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा? सीधे चलेगा प्रकाश। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन ये किस में होती है? निर्वात में होती है बच्चों। किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या हुआ? जहां पे वायु ना रहे, जहां पर वायु नहीं रहती है। तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है। चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? अगर प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए क्या है, चमकदार सतह है, कांच की है, प्लेट है, इस पर आकर टकराएगी तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है बच्चों? परावर्तन होता है। फिर चौथा है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये हुआ, अगर प्रकाश आ रहा है तो उसके चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
फिर ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होती है। एनसीईआरटी की बुक में 4000 से 8000 एंगस्ट्राम लिखा है, लेकिन जो कॉमन बुकें चलती हैं वहां आपको देखने को मिल सकता है 3700 से, और इधर 78, इतना 3700 से 7800 एंगस्ट्राम तक देखने को मिल सकता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक है तो उसमें मिलेगा आपको 4000 से 8000 एंगस्ट्राम इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है बच्चों? 4000 से 8000 एंगस्ट्राम होती है। फिर है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर अलग अलग माध्यम है, समझ में आ रही बात? भिन्न भिन्न माध्यम, माध्यम का मतलब हुआ जैसे मान लो सबसे पहला माध्यम ये क्या है, ये वायु है। यहाँ पर क्या, इस माध्यम में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। इस माध्यम में आ जाएगा कांच। यहाँ पे क्या है, वायु। यहाँ पे ले ले बच्चों जल, यहाँ पे ले ले हमने क्या, कांच। अगर इन सब में प्रकाश को हमें चलाना होगा तो आप लोग बताओ किसमें प्रकाश ज़्यादा तेजी से चलेगा बच्चों? किसमें प्रकाश ज़्यादा तेजी से चलेगा? तो जहाँ पर वायु है, वायु में क्या होगा, प्रकाश थोड़ा तेजी से चलेगा क्योंकि ये विरल माध्यम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रकाश सघन माध्यम में जाएगा वैसे वैसे उसकी चाल क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती चली जाएगी। समझ में आया? तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट समझ में आ गया आपको। फिर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण जानना है क्या होती है। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों। समझते हैं, लिखा है किसी समान माध्यम में। तो सबसे पहले हम जानेंगे समान माध्यम क्या होता है। ये समान माध्यम क्या होता है ये जानेंगे। जो समान माध्यम मतलब ये हुआ एक जैसा माध्यम रहे। अगर मान लो वायु है बच्चों तो वायु ही रहे, वायु है तो वायु रहे, कांच है तो कांच रहे, जल है तो जल रहे, एक जैसा माध्यम। समान मतलब हुआ एक जैसा माध्यम बच्चों। क्या हुआ, एक जैसा माध्यम। फिर क्या कह रहा है, ऋज रेखीय, ऋज रेखीय का मतलब हुआ सीधी रेखा में। कैसे, सीधी रेखा में। ऋज रेखीय मतलब क्या हुआ बच्चों, सीधी रेखा में। तो यही तो कह रहा है किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋज रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश किरण कहते हैं। फिर है प्रकाश किरण पुंज। क्या है बच्चों, प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज क्या होती है, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को एक साथ कई किरणें हो। समूह तो समझ में आ रहा है, एक साथ कई किरणें चलेंगी। जैसे आप लोग, कई लोग एक साथ में चलते हो, कहते हैं समूह में चलो, एक साथ चलो, समूह में सही कर लोग। जब प्रकाश की किरण एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये कितनी प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरण पुंज कितनी प्रकार की होती हैं, 3। ऐसे जाएंगे, एक साथ कई किरणें जाएंगी, 1 2 3 4, इस तरह से कई किरणें जब एक ही दिशा में जा रही होंगी तब क्या कहलाएंगे बच्चों, प्रकाश किरण पुंज कहलाएंगे। और जो प्रकाश किरण पुंज होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, अपसारी, कन्वर्जेंट। कौन सी, अपसारी। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होती हैं, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हों, यदि आने वाली, आपतित मतलब आने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलें तो कौन सी किरण पुंज होगी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगी। देखिए ऐसे प्रकाश की सभी किरणें बच्चों एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, ये देखिए ऐसे आएंगी, ऐसे मिलती जाएंगी। प्रकाश की सभी किरणें कहाँ हैं, एक ही बिंदु पर तो आकर मिल रही हैं। ये
क्या हो रही है? प्रकाश की सभी किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी तब क्या हो जाएगी? अभिसारी। कौन सी प्रकाश किरण पुंज होगी बच्चों? अभिसारी। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं सभी किरणें, तो क्या हो जाएंगे? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। क्या होगा बच्चों? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होगा। अगला क्या कह रहा है? अपसारी। दूसरी प्रकार कौन सा है? अपसारी। अपसारी क्या होती हैं? बताइए बच्चों, अपसारी क्या होती हैं? इसका उल्टा हो जाएंगी। अपसारी क्या होंगी? इसकी उल्टा हो जाएंगे। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलें, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलें तो क्या हो जाएंगी? अपसारी। देखिए ऐसे, इसमें क्या हो रहा है? अपसारी में प्रकाश की सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं, और जो अपसारी है इसमें क्या होता है बच्चों? प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाएं, जितनी भी किरणें हों सब आकर के एक बिंदु पर मिलें तो क्या हो जाएंगी? अपसारी। यदि एक बिंदु से निकलें तो क्या हो जाएंगी? अभिसारी। फिर क्या है? समांतर। कौन से किरण पुंज? समांतर। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलें, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलें, सदैव एक दूसरे के क्या रहें? समांतर रहें, समान दूरी पर रहें, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये इस तरह से अगर ऐसे जाएंगे तो ये किरणें क्या हैं? इनके बीच की दूरी समांतर रहेंगी और आपस में कभी नहीं मिल रही हैं, तो ये किरणें कौन सी हो जाएंगी बच्चों? समांतर किरण पुंज हो जाएंगी। यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हों और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। कौन सी किरण पुंज? समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर कह रहा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, ज्यादा से ज्यादा भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही तो है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे है, ये चिकना सतह है। क्या है? ये चिकनी सतह है बच्चों। अब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, यहाँ टकराई, इस तरह से टकराने के बाद में क्या होगा? इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के? अब आपको जानना है, पेपर में तो पूछा नहीं गया है कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परिवर्तन बच्चों, एक अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन चिकने सतह से होता है, जिस तरह के सतह से चिकने सतह से होगा वो नियमित परिवर्तन होगा। जो इस तरह खुरदरी सतह से होगा, ऐसे आया प्रकाश की किरण, इसका ये नहीं पता है किस साइड में चला जाएगा, ऐसे इधर चला गया, आ करके इस साइड में चला गया, ये तो ये परिवर्तन जो इस तरह का परिवर्तन होता है, खुरदरी सतह से होता है, उसे कहते हैं अनियमित परिवर्तन। और जो परिवर्तन चिकनी सतह से होता है उसे कहते हैं नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन में पता है कि टकराएगी तो एक निश्चित दिशा में प्रकाश की किरण वापस जाएगी। जो प्रकाश की किरण है एक निश्चित दिशा में वापस जाएगी। अनियमित परिवर्तन है बच्चों, कोई पता नहीं है, टकराने के बाद में किधर भी साइड जा सकती है, बिखर जाती है प्रकाश की किरण। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। ये आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन पूछा गया है और परावर्तन के नियम पूछे गए हैं। तो परावर्तन समझ में आया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर है परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। कितने नियम होते हैं? दो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। परावर्तन का नियम बताएं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। तो जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, ये दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस तरह से ये चिकना तल है बच्चों। अब क्या कह रहा है? आपतित किरण, तो ये किरण आने वाली हो गई। फिर यह कह रहा है परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण, ये आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण, ये क्या होगा? अभिलंब होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण है। ये कौन सी किरण होगी बच्चों? टकरा कर वापस जा रही है। आपतित आने वाली, टकराई, टकरा कर वापस चली गई, कौन सी किरण हो गई? परावर्तित। आने वाली आपतित, टकरा कर वापस चली जाए, परावर्तित। तो ये कौन सी होगी? आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित। परावर्तित। ये क्या होगा बच्चों? अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब। तो ये हो गई, यही है पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये कौन सा नियम है बच्चों? पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? कोण आई सदैव बराबर होगा कोण आर के। मतलब क्या हुआ इसका? जो आपतन कोण होगा ये सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो देखिए, ये होता है आपतन कोण आई, ये होता है परावर्तन कोण आर। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये पूछ ले तो क्या लिखोगे आप? आपतित किरण बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण, कौन सी किरण बच्चों? ये किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। ये दो नियम है परावर्तन के। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा, इस तरह से चित्र देगा आपको बच्चों, ये दिया और इसका मान दिया इधर का, ये मान दे दिया कि मान लो 50 डिग्री है, 50 डिग्री दे दिया। अब वो कहेगा इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण ज्ञात करके बता दो हमको। भाई आपतन कोण परावर्तन कोण आपको बताना है, और आपको ये पता है बच्चों कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। जो आपतन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, ये दोनों क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। और यहाँ पे 50 डिग्री दे दिया। अब आप परेशान कि ना हमें आपतन कोण सवाल में दे रखा है ना परावर्तन कोण दे रखा है। किसी भी तल से अगर सीधी रेखा खींची जाएगी, ये काल्पनिक रेखा जो बताए हैं ये खींची गई है, ये इस तल के साथ में, इस तल के साथ में बच्चों कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाती है। जब ये पूरा मान 90 हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। ये पूरा होता है 90, कितना हो जाएगा? 90 अंश का है। अगर ये 90 अंश का है पूरा, और इतना इसने कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। कितना दे रखा है? 50। तो बचा कितना? 40 ही तो बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो ये आपतन कोण होगा 40 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा?
40 का, तो प्रवर्तन कितना हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस तरह का सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। ये पूरा जो अभिलंब होता है, जिसे आप नॉर्मल कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये कोण जो है, जो इस तल से बनाता है, हमेशा 90 अंश का बनाता है। कितने अंश का? 90 अंश का बनाता है। तो ये कितना आ जाएगा? 90 होता है, 50 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90, इतना का मान 50 दे रखा है, तो इतना 40 हो जाएगा। 50 40 90 हो जाएगा। अगर आपतन कोण आई कितना है? अगर आई बराबर दे रखा है 40, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमेशा तैयार रहें। तो अगला क्या है? समतल दर्पण। अब बात आ गई भाई दर्पण की। रोज सुबह उठ करके आप लोग देखते हैं ना अपना चेहरा, लेकिन दर्पण कौन सा होता है कि आपका चेहरा आपके चेहरे के बराबर दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, जितने दूरी पर आप रहते हैं उतने दूरी पर दिखाई देता है। तो कौन सा दर्पण है भाई? वो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के समतल प्लेट को काट कर एक और कलई करके परावर्तक बना दिया जाए तो वह कैसा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है बच्चों। कैसा दर्पण कहलाता है? समतल। ये कांच का मान लीजिए है, इसको एक और हम क्या कर दें? पेंट कर दें। पेंट करके बच्चों क्या करेंगे? इसको परावर्तक जब बना देंगे, हम देखेंगे अपना चेहरा, तो यह कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। तो कह रहा है, हाँ, समतल दर्पण में हमें कुछ बातों को जानना है। सवाल ये दे रखे हैं 4 समतल दर्पण से जुड़े हुए। तो इन सवाल को करने से पहले हम कुछ बात को जानते हैं। जो समतल दर्पण होता है बच्चों, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक या आभासी। दर्पण के जब जब पीछे बनेगा तब तब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? आभासी बनता है। कैसा? आभासी। कैसा बनेगा बच्चों? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वस्तु जितनी बड़ी होगी उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण के सामने से अगर आप निकल रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, तो आपका वेग कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। समझ में आया? अगर समतल दर्पण के सामने से आप जा रहे हैं तो आपका वेग दुगना दिखाई देगा। मतलब समझ में नहीं आया? अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं तो आपका वेग कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 3 बजे फ्री हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक सर आ गए थे बच्चों, उनका स्लॉट है इसके बाद, तो पूछ रहे थे कितने बजे फ्री हो जाओगे। तो फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 14 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। एक समतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 14 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब बनने की लंबाई कितनी होगी? अभी अभी हमने बताया है जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है? जितनी लंबी वस्तु होती है उतना लंबा प्रतिबिंब बनता है। तो लिख दो साफ साफ सीधे शब्दों में यहाँ पर, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अतः कितना हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी?
अगर वस्तु 14 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि हमें पता है समतल दर्पण में जितनी लंबी वस्तु रहेगी उसका प्रतिबिंब उतना ही लंबा बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की ऊंचाई 190 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? एक व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई 190 सेंटीमीटर है। उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, शीशे का बड़ा शौकीन व्यक्ति है, वो चाहता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा प्रतिबिंब हमें दिखाई दे। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? कम से कम कितना ऊंचा समतल दर्पण होना चाहिए? तो हमें पता है ये बात कि समतल दर्पण में अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो हमारी लंबाई होगी या वस्तु की लंबाई होगी उस लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए। कितनी लंबाई का? न्यूनतम ऊंचाई दर्पण की वस्तु की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। तो सीधा सवाल करेंगे, हम लिखेंगे दर्पण की न्यूनतम दर्पण के दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। क्या कर देंगे बच्चों? व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। दर्पण जितना ऊंचा हमें चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई होगी उसके आधे ऊंचाई का चाहिए, तो दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। अब यहाँ व्यक्ति की ऊंचाई कितना दे रखा है? एक व्यक्ति की ऊंचाई 190 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 190 बटे 2। इसको 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? 9 दूनी 18, भाग कर दो, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 पंचे 10, 95 आएगा। कितना आ जाएगा? 95 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर मान लो यही लंबाई हम 200 मान लें तो फिर दर्पण की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 100 लेना होगा। मतलब जितनी ऊंची वस्तु होगी उसके आधे लंबाई का दर्पण होगा। समझ में आया बच्चों? ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसे आपको इस तरह हल नहीं करना होगा, सीधे वहां पे विकल्प में दिया रहेगा, टिक करना है 95। अगला कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। एक व्यक्ति है समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? समतल दर्पण में वेग कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। तो ये 10 से आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समतल दर्पण में वेग कितना हो जाता है? दोगुना हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 की स्पीड से आ रहा है तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे 10 गुणे 2 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ये बात ध्यान रखना है भौतिक विज्ञान में, जहां भी कोई भी चीज लिख रहे हैं तो मात्रक को ध्यान रखना। जो मात्रक दिया है उस मात्रक को लिखना है, उसका मात्रक क्या होता है इस बात को ध्यान रखना है। तो बच्चों समतल दर्पण समझ में आया? समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण का एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है इसमें कि इसका जो होता है, क्या कहते हैं उसको, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? समतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है बच्चों? आभासी बनता है। चलिए आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।